आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो चैप्टर नंबर 14 है ये, ठीक है। और इसमें से हम वही टॉपिक्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होता क्या है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम में या प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट होता है जिसको हम मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब कलेक्शन किसका होगा? जो कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनका कॉमन लिंक होगा। तो हम आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर जो एक प्रोजेक्ट हो तो उसका कोई कनेक्शन हो, कोई रिलेशन हो, कोई लिंक हो दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कहलाएगा। मींस कि हमने मैनेज करना होता है कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट को, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं सम कॉमन लिंक टू वन अनदर, ठीक है। तो अब उनका जो रिलेशनशिप होगा, उनका जो लिंक होगा, कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, वो किस बेसिस पे होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उनका जो बिजनेस यूनिट होगा वो सेम होगा, ठीक है। वो एक ही प्रोग्राम के पार्ट होंगे, ठीक है। यानी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन होगा, ठीक है। तो वो सेम प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं, वो सेम बिजनेस यूनिट का कोई पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। उनको सेम बजट जो है वो फंड कर रहा होगा, है ना। यानी कि एक ही बजट का प्रोसेस है और दोनों प्रोजेक्ट्स को आपस में फंड किया जा रहा है एक ही अथॉरिटी से, तो उनका आपस में कोई ना कोई एक रिलेशनशिप बन गया, तो उसको हम एज अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। एक ही रिसोर्स पूल से दोनों को स्टाफ किया जा रहा है, दोनों को रूल और हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई कनेक्शन आपस में बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें, तो क्या यानी कि उनका कोई इफेक्टिव और स्पेसिफिक लिंक होगा लाजमी तौर पे, ठीक है। यानी कि एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से कोई ना कोई स्पेसिफिक लिंक होगा, इफेक्टिव लिंक होगा। हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही फंक्शनल एरिया या फिर एक ही जो है वो बिजनेस यूनिट से वो ओरिजिनेट हो रहे होंगे, ठीक है। कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई ना कहीं से इनका जो इनिशिएशन हो रहा होगा, ओरिजिनेशन हो रही होगी, वो सेम बिजनेस यूनिट से या मे बी सेम फंक्शनल एरिया से उनका ओरिजिनेट हो रहा होगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि सेम बजट और सेम रिसोर्स पूल से उनको फंड दिया जा रहा होगा, तो इस वजह से उनका एक रिलेशनशिप कायम हो जाएगा, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, ये तो पता लगा कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ये होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम इन पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम मैनेज कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है। कि हमारे पास कौन सी ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं और टैक्टिक्स हैं जो कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए इस्टेब्लिश करनी है। एक पोर्टफोलियो में हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम पोर्टफोलियो के अंदर इस बात को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं कि उसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यानी कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट हैं, इस चीज़ को कैसे डिटरमाइन करें, इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। एक पोर्टफोलियो के अंदर हम इस बात को क्या कहते हैं प्रोपोज कर रहे होते हैं कि हम प्रोजेक्ट की प्रायोरिटाइजेशन कैसे करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, और उसमें जो मल्टीपल वर्क्स हैं, उसमें जो मल्टीपल काम हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और उनकी इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, ये एक पोर्टफोलियो के अंदर होगा और पोर्टफोलियो में इसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से हम अचीव कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें पूरा जो क्राइटेरिया है वो हम पूरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें हम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज को स्टैब्लिश कर रहे होंगे, किस किस किस्म के प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे डिटरमाइन करना है और उसको पोर्टफोलियो में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, इस चीज़ को हम देख रहे होंगे। उसकी प्रायोरिटाइजेशन कैसी होगी, उसकी इवैल्यूएशन कैसी होगी, इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टेप्स होते हैं कुछ, ठीक है। उस लाइफ साइकिल के क्या स्टेप्स हैं, वो ये है कि पहले हम इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, कुछ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे,
ठीक है। फिर उन स्ट्रेटजीज़ के बलबूते पे हम उनको अलाइन करेंगे और उस अलाइनमेंट के बाद हम उनकी इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। और वो जो इवैल्यूएशन होगी वो उन स्ट्रेटजीज़ की होगी जो हमने इस्टेब्लिश कर ली है प्रीवियस स्टेप में, ओके। इसके बाद क्या होगा, जब हमने इवैल्यूएशन कर ली तो इवैल्यूएशन करने के बाद हमारा कुछ माइंड बन जाएगा, ठीक है। तो हम उनकी फंडिंग हो सकती है या फिर स्ट्रेटजी हो सकती है या फिर काम करने का तरीक़ेकार, उसको हम प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद हमारे पास एक बैलेंस पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है, जिसमें बाकायदा प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगी, स्टेप्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। उन स्टेप्स के बलबूते पे हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे, मोस्ट प्रायोरिटाइज होंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बाकायदा एक लिस्ट आ जाएगी प्रायोरिटाइजेशन में, ठीक है, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, मस्ट डू, शुड डू, इस तरह की एक लिस्ट आ जाएगी। तो हम उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फिर हम उन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एक्टिव प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। और मैनेज करने के बाद जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो होगा वो आपस में मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने कंसिडर करने होते हैं एक पूरी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। अच्छा, तो अब होता क्या है हमारे पास, सिंपल है कि हम इस्टेब्लिश, इवैल्यूएट, प्रायोरिटाइज और सिलेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे होते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हमें समझाया गया है। अब हो सकता है कि मैं अपने मुताबिक मेरे लिए ठीक है ये जो मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल हो, ठीक है। तो सिंपल प्रोजेक्ट का प्रपोजल आता है, ठीक है। फिर हम उसको कुछ स्ट्रेटजीज़ के बलबूते पे यानी कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज़ के बलबूते पे उसको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिश करने के बाद हम उसकी इवैल्यूएशन करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट करने के लिए उन स्ट्रेटजीज़ जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की हैं उन बलबूते पर उसको इवैल्यूएशन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल था, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने उसको स्ट्रेटजीज़ दी कि इन स्ट्रेटजीज़ के बलबूते पे इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो अब आप इसको इवैल्यूएट करो, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपके पास जाहिर सी बात है दो केसेस होंगे, या तो वो इवैल्यूएशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगी या वो उसको जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, तो उसको बाकायदा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसको उसमें रिवीजन लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन और सबमिशन दोबारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा एक लाइफ साइकिल के अंदर, सही है। अब अगर वो येस हो गया है, ठीक है, तो अगला स्टेप था हमारा उसमें प्रायोरिटी बता देना, उसमें स्टेप्स वाइज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट की मेंबर्स को क्या कहते हैं प्रायोरिटी वाइज स्टेप में तोड़ देना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फंडिंग के मुताबिक, फंडिंग के लिहाज से और इम्पोर्टेंस के लिहाज से हम उसकी प्रायोरिटी जो है ना वो बता देंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है। प्रायोरिटी बताने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उन प्रायोरिटी के मुताबिक मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक है, कि कौन सा काम पहले करना है। प्रायोरिटी के बाद हम जब सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज करने के 3 क्राइटेरिया, या तो हम मैनेज करने के बाद उसको क्लोज कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, या उसको कैंसिल कर देंगे, या उसको पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब ये भी हो सकता है कि पोस्टपोन इसलिए किया जा रहा है कि उसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है, तो फिर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले को दोबारा कॉल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जिसमें हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। अच्छा, अब या तो हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट है या वो इन स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, सिंपल है कि या तो वो हमारे पास प्रपोज्ड होगा, ठीक है। प्रपोज का मतलब ये होता है कि हम उसको बाकायदा फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, या कोई प्लान और सजेशन और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम बाकायदा फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है हमारा, हमने बाकायदा किसी को प्रोपोज्ड किया है, ठीक है। या वो अलाइनमेंट में होगा, ठीक है, टोटली बाकायदा उसमें तमाम एक्टिविटीज़, तमाम गोल्स, तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो बाकायदा स्ट्रेटेजिक विजन के मुताबिक अलाइंड होंगे, ठीक है। और प्रायोरिटाइज क्या होगा, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस सिग्निफिकेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले मामलात इसमें हम हल कर लेंगे कि यार इसमें हम बता रहे होंगे कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी वाली है, कौन सी चीज़ नहीं, ठीक है। वो एक स्टेज सिलेक्शन वाला भी हो सकता है कि हम उसमें से पर्टिकुलर चीज़ें सिलेक्ट कर रहे होंगे। एक्टिव होगा, पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है, यानी कि कभी बाद में हम करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम वो लाइफ साइकिल, ये वो स्टेजेस हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा थ्रू आउट इन लाइफ साइकिल जो है वो गुजरता है,
ठीक है। अब असल जो चीज़ जो एग्ज़ाम में आने वाली सर ने कहा है वो कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट आएगी, यानी कि हम पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो असल मकसद ये था। ठीक है, इससे पहले का जो बताना था वो ये था कि भाई एक आपका माइंड बन जाए कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में होता क्या है। ठीक है, ये 5 मॉडल हैं। ठीक है, इनमें से जो मुझे अच्छा आता है मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है वो तो मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो अगर जिसको आता होगा तो वो बता दे। ठीक है, अच्छा अब पहला जो है वो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल है, दूसरा जो है वो BCG मैट्रिक्स है यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, और चौथा जो है वो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स है, ग्रोथ वर्सेस सर्वाइवल मॉडल है, और प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज हैं। ये 5 इस्टेब्लिश एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को कैसे इस्टेब्लिश करें, ये वो मॉडल्स हैं, इनके थ्रू हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कहा है, बस ये चीज़ को हमने कंप्लीट करना है इन 5 को। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा। अच्छा, पहला क्या है हमारे पास स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल में होता क्या है पहले आपको ये बता दूँ, फिर डायग्राम से इंशाल्लाह आसानी होगी। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है इनपुट। ठीक है, डायरेक्शन जो होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से आती हैं, ठीक है, या ग्रुप लीडर की तरफ से आती हैं, या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आती हैं। और इनपुट जो है ना वो हमारे पास स्टाफ से आता है, या टीम मेंबर्स से आता है, या फिर डेवलपर्स से आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करना क्या होता है, तो हमें अलाइनमेंट करनी होती है उन डायरेक्शन की इनपुट के साथ, यानी कि उन डायरेक्शन को और उन इनपुट को हमने एक पेज पे लाना होता है, एक फ्रंट पेज पे लाना होता है। अगर वो दोनों आपस में सिमेट्री उनकी हो गई, वो दोनों आपस में इक्वल हो गई, वो एक पेज पे आ गई, तो हमने अपना गोल अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, अपने मिशन, अपने विजन, अपनी वैल्यूज़ को अचीव करने की बात करते हैं। कैसे, यानी कि हम वही वाला काम करते हैं कि हम सिलेक्टिंग करते हैं, प्रोटाइज करते हैं, एसेस करते हैं, मैनेज करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को। ठीक है, अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक अलाइनमेंट करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई हमारा गोल होगा, ठीक है, हमारा मिशन होगा, उनको हम उस वैल्यू को, उस रिक्वायरमेंट को, उस मिशन को गोल्स में ब्रेक कर देंगे, यानी गोल ए, गोल बी, गोल सी। ठीक है, और उन गोल्स से हम बाकायदा ऑब्जेक्टिव को लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर हम उन ऑब्जेक्टिव पे कौन कौन सी टैक्टिक्स जो है ना उन पे कौन कौन सी जो है ना प्रॉब्लमेटिक टैक्टिक्स को अप्लाई करके उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मॉडल। अच्छा, फिर आता है BCG मॉडल। अच्छा, हमने इन क्वेश्चंस को भी आंसर करना होगा, इन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा इस मॉडल को देखते हुए। ठीक है, यानी कि हम अपने बजट को कैसे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से प्रोसेस होंगे जो हम जो है इस मॉडल में कंसीडर करें। ठीक है, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं इससे ही गुजर सकता है जिसकी वजह से हम बजट को एलोकेट कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, और हमारा बजट जो है वो बहुत इक्वली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, और वो कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बैडली या फिर गुडली। ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या ये क्या ये एंटरप्राइज लेवल और बिजनेस यूनिट दोनों के लिए काम करेगा, नहीं करेगा, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने होंगे। ठीक है, तो हम पहला सेकंड जो था हमारे पास था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, इसलिए बहुत ज़बरदस्त मैट्रिक्स है, इसको समझ में आसानी होगी इंशाल्लाह। BCG मैट्रिक्स जो है ना वो हमें ग्राफ देता है 2 चीज़ों का, एक देता है हमें बिजनेस ग्रोथ रेट और सेकंड वन देता है रिलेटिव पोजीशन का। मैं इसको ज़रा हम इस पे थे, मैं पॉइंटर सेलेक्ट कर लूँ तो बहुत आसानी होगी। सही, तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का देता है, एक देता है बिजनेस ग्रोथ रेट का, ठीक है, और सेकंड देता है मार्केट शेयर का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास 2 चीज़ें हमने देख ली कि हमारे पास बिजनेस ग्रोथ रेट है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे मार्केट शेयर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें हमें दी गई हैं, पहला है स्टार, ठीक है, पहला है हमारे पास स्टार, ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है हमारे पास जो है ना वो है कैश काउ, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास डॉग। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं, फिर जो है ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है,
ठीक है, ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टार, ठीक है। यानी कि क्या, अगर हमारे पास ग्रोथ रेट भी हाई है, इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, तो उसको हम बोलेंगे स्टार, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क ये है कि हमारे पास ग्रोथ रेट हाई है, ठीक है, ग्रोथ रेट हमारे पास यहाँ पे हाई है और मार्केट शेयर जो है वो लो है, ठीक है, तो उस पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों आएगा ये मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ हाई और कौन सी चीज़ लो होने पे हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस ग्रोथ जो है वो तो हाई है, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे हमारे पास लो है, तो उसको हम बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं कैश काउ पे। कैश काउ उसको बोलते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट तो लो है, ठीक है, ग्रोथ रेट तो लो है लेकिन मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कैश काउ, ठीक है। और अगर हमारे पास मार्केट शेयर भी लो है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, ग्रोथ रेट भी लो है, तो ऐसे को बोलते हैं हम कि ये तो डॉग है यानी कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट जो है वो डॉग क्यों कहला रहा है, जो किसी भी लाइक नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमारे पास लाजमी तौर पे, क्योंकि दोनों चीज़ें हाई हैं, आपका ग्रोथ रेट भी हाई है, आपके पास क्या कहते हैं मार्केट शेयर भी हाई है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल प्रॉफिट लाजमी होगा, यानी कि लाजमी प्रॉफिट होगा, हाई होगा, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है वो स्टार कहलाएगा। यानी कि इसका जो हमारे पास मार्केट शेयर भी हाई है, ठीक है, और हमारे पास फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका बिजनेस ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा हमें इस प्रोडक्ट से, ठीक है। फिर हम आते हैं कैश काउ पे, ठीक है, कैश काउ पे फिर हम आते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या, कैश काउ में हमारे पास यहाँ पे ना हमारे पास क्या कहते हैं, क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ग्रोथ रेट जो है ना वो कम है, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो लो जा रहा है और जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम पैसे तो निकाल सकते हैं क्योंकि मार्केट शेयर बहुत हाई है, ठीक है, पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा लो है, तो हम इसकी मदद से हम दूसरे एलिमेंट्स पे एक्सपेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। तो यानी कि हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों को फंड करने के लिए इस कैश काउ की मदद से, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ तो लो है लेकिन मार्केट शेयर के थ्रू हम बहुत हाई कमा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि पैसा हमारे पास आ रहा है, इसके थ्रू कैश काउ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारे पास पैसा तो आ रहा होता है, लेकिन बिजनेस की जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लोली ग्रेजुअली हो रही होती है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि स्लो ग्रोइंग है, ये कह सकते हैं, लेकिन मार्केट शेयर बहुत हाई है इसका, तो पैसे आ रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब फिर आता है डॉग। डॉग हम उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसमें हमें भाई इन्वेस्ट ही नहीं करना, यानी बिल्कुल डॉग, यानी कि आपको पता नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, इस प्रोडक्ट को किक आउट करें, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रहा है, जो बिल्कुल माइनस में जा रहा है ना, उसको बोलेंगे डॉग, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है ना वो हमें कह सकते हैं कि एक नया प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च किया है जिसके बारे में मार्केट को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो हाँ ये बात है कि लेकिन ये ग्रो करके ना, अगर ये ग्रो हो गया तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, स्टार पे जाएगा, अगर ये ग्रो हो गया, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, पता नहीं है कि डायरेक्टली जो है वो डॉग पे भी जा सकता है कि बिल्कुल ही जो है ना वो लोगों को पसंद नहीं आया या फिर हाई रेट नहीं गया, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास सिंपल क्या कहते हैं, अगर इसमें ग्रोथ हो गई, ठीक है, इसमें अगर ग्रोथ हो गई तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्टार में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा था कि हमारे पास ग्रोथ रेट तो बहुत हाई होती है लेकिन मार्केट शेयर नहीं होता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता भाई हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर चांस मिला तो ये डायरेक्टली स्टार में जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीज़ होती है, लेकिन मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इसमें हमने इस चीज़ को देखा कि इस
इससे हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितना अमाउंट लेके आ रहा है मार्केट शेयर के थ्रू, और उसकी ग्रोथ जो है वो मार्केट में कब तक रहेगी और कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, अगला जो है वो हमारे पास ये उसकी पूरी डिटेल है। ठीक है, इसको हम नहीं देख रहे। अच्छा, फिर आता है हमारे पास प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा अजीब सा था, प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास न्यू है, ठीक है, या फिर हमारे पास इन्हांस्ड है, या फिर हमारे पास उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उसको हम किस पोर्टफोलियो में मैनेज करेंगे। यानी कि या तो वो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी वाइज मैनेज होगा, या वो टैक्टिकल उसमें कुछ टैक्टिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, या वो ऑपरेशनल जो है वैल्यूज़ को उसमें जो है वो उसके अंदर जो है वो फिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि वो न्यू है, इन्हांस्ड है और मेंटेन्ड है। ठीक है, तो अच्छा, ये है लास्ट वन, सेकंड लास्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को हम कैसे फोकस कर सकते हैं, या तो वो आइदर ग्रोथ में जा रहा होगा या वो सर्वाइवल मोड पे होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने मॉडल को अपने प्रोडक्ट को जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे जा रहा है, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा सर्वाइवल पे जा रहा है, बस दो केसेस हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यानी कि उनको हम इस तरह फोकस कर सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है, या वो बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस ऐसे मॉडल को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन जो है वो हमारे पास ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं। वो ये था किस किस बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। वो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि हम बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, फिजिकल सब्सटेंस को देखते हुए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस लेवल पे, न्यू प्रोडक्ट पे, और यानी कि रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स और मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं ईजीली तौर पे। ठीक है, तो ये हमारे 5 मॉडल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, बेसिकली हम अपने पोर्टफोलियो को इस्टेब्लिश करने के लिए इन 5 मॉडल की हेल्प लेते हैं। आई होप कि क्लियर होगा।